नमस्कार। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं प्रत्येक दिन 1 घंटे या 2 घंटे का फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर कुछ व्याख्यान दूंगा। और मैंने यह भी कहा था कि पहले मैं 9वीं 10वीं कक्षा 9th 10th वालों के लिए मैं कुछ वर्ग लूँगा। साथ ही साथ मैं जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी लोग कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या फिर किसी तरह की प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षाएं हों, जहाँ फिजिक्स से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों का भी वर्ग मैं दूंगा। आज मैं पहला वर्ग आप लोगों का लेने जा रहा हूँ। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और सभी छात्र छात्राओं से मेरे आग्रह हैं कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो अलग बात है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सकें। लेकिन अगर आपको लाभ होता है कुछ मेरे इन व्याख्यानों से, तो मैं ज़्यादा अपने को गर्वान्वित महसूस करूँगा, ज़्यादा अपने को थैंकफुल महसूस करूँगा। तो आज मैं ज़्यादा किसी दूसरी तरह की बातों को किए हुए सीधे फिजिक्स से मैं बात करूं। आज मैं 9वीं कक्षा के लिए 9th क्लास की जो NCERT की हमारी सिलेबस है, जिसे हमारी बिहार बोर्ड के हों, CBSE के हों, ICSE के छात्र छात्राएँ हों, सबों का ख्याल रखते हुए हमारी 9वीं कक्षा में जो साइंस पढ़नी है, और साइंस में जो फिज़िक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है, लाइफ साइंसेस का, बॉटनी जूलॉजी का पार्ट है, उसमें मैं अपने को फिज़िक्स के जो पार्ट हैं उसमें अपने को सीमित रख रहा हूँ। और उससे संबंधित मैं उम्मीद करता हूँ कि 9वीं कक्षा के जो 5 चैप्टर हैं, मैं 10 अपने व्याख्यान में, 10 लेक्चर में 9वीं कक्षा के फिजिक्स समाप्त करूँगा। अगर आप 9वीं कक्षा की सिलेबस को देखें तो 9वीं कक्षा की सिलेबस में फिज़िक्स में जो हमें पढ़नी है, वह चैप्टर 1 जो हमारी फिज़िक्स की है वह है मोशन। हमारी चैप्टर 2 जो हमारी है वह है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। फिर हमें जो चैप्टर 3 के रूप में पढ़ना है वह एनर्जी और वर्क को पढ़नी है। फिर हमें ग्रेविटेशंस को पढ़ना है और साउंड पढ़नी है, यानी कि 5 चैप्टर्स हैं। 9वीं कक्षा में हमारे सिलेबस में यह कोशिश की गई है कि हमारे बच्चों को मोशन के बारे में, गति के बारे में मौलिक जानकारी दी जाए कि किसी भी वस्तु की अवस्थाएं क्या हैं, वह विराम की अवस्था में है या फिर वह गतिमान है। एनीबॉडी इज आइदर इन रेस्ट और इन मोशन। इफ एनीबॉडी हैविंग द मोशन, व्हाट टाइप ऑफ द मोशन हैज़। वह अगर चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है, समरूप गति से चल रहा है या असमरूप गति से चल रहा है। दूसरे शब्दों में हम अंग्रेजी में कहें तो यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लीनियर मोशन है, कर्वलीनियर मोशन है, वह एक प्लेन में मोशन है या स्पेस में मोशन है। परंतु चूँकि यह मौलिक 9वीं कक्षा में हम अपने विद्यार्थियों को ज़्यादातर इंट्रोडक्टरी रखते हैं, यह हमारी सिलेबस भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए हमारी मोशन भी एक ख़ास वर्गों तक ही सीमित है और उन्हीं वर्गों तक हमें अपने वर्ग को भी संपादित करना है। तो मैं ज़्यादा इस तरह से अपने विद्यार्थियों पर बोझ न बने या समझने में उन्हें ऐसी चीज़ों की जानकारी न दें जो उसके आने वाले वर्ग में उसे मिलने वाले हैं। वह 10वीं में जाएगा तो और ज़्यादा पढ़ेगा मोशन के बारे में, 11वीं 12वीं में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के क्रम में
उसे विस्तृत रूप से, ज़्यादा व्यापक रूप से पढ़ना पड़ेगा। मतलब मोशन इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, मोशन इन द 3 डायमेंशंस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अभी जब 9वीं वो कक्षा में है तो गति क्या है, मोशन क्या है, ये उसे समझनी है। फिर हमारे मोशन के समीकरण क्या हैं, गति के समीकरण क्या हैं, और इस गति के समीकरण को गणितीय रूप से भी समझना और साथ ही साथ ग्राफिकल मेथड से इसे रिप्रेजेंट करना। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका ग्राफ से कैसे हम लोग समझेंगे, ये हमारे सिलेबस का भाग है। हमें मोशन में कोई बदलाव आ रहा है तो रेट ऑफ मोशन क्या है, ये समझना है। मोशन में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसकी दर क्या है, उसका क्या रेट है, ये इस चैप्टर में समझना है। और अंत में मोशन वाले चैप्टर में हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़नी है, समरूप वृत्तीय गति के बारे में पढ़ना है। तो हमने अपने सोच रखा है कि इस चैप्टर 1 को 2 व्याख्यान में मैं ख़त्म करूं। आज पहले 1 घंटे में मैं गति के बारे में, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में, इसके चेंजेस के बारे में मैं बात करूंगा, जबकि कल के वर्ग में मैं गति के बदलाव के बारे में, चेंजेस ऑफ मोशंस के बारे में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात मैं करूँगा। मैं समझता हूँ कि यह 2 घंटे की जो मेरे लेक्चर्स होंगे उसमें हमारे 9th क्लास के बच्चों को इन बातों को समझने में दिक्कत नहीं होगी और वो भली भांति समझ जाएंगे। आज मैं केवल बातें आपके साथ करूँगा ही नहीं, और केवल मौखिक रूप से ही नहीं, मैं बोर्ड पर भी जाऊँगा और बोर्ड पर भी समझाने की प्रयास करूँगा कि किस तरह से हम अपनी गति को समझें, गति को समझाएं और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझें, समीकरणों को समझें, जिससे हम गति की व्याख्या कर सकें। देखिए, इस दुनिया में 2 चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण हैं। हम अपने आसपास बचपन से आज तक अपने अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं, जगह यानी कि स्थान और समय। कोई भी अगर हम हैं तो 2 चीज़ों से ही हम किसी चीज़ का निर्धारण कर सकते हैं, वह किस जगह है और वह कब की घटना है। तो किसी भी घटना की दो इन्फॉर्मेशन, 2 जानकारियाँ होना बड़ा महत्वपूर्ण है। एक, वो घटना घट कहाँ रही है, कहाँ घटित हो रही है, और दूसरा, किस समय घटित हुई है, या अभी उस घटना का क्या स्वरूप है, या आने वाले समय में क्या स्वरूप हो सकता है। तो मुख्य रूप से हम चीज़ों को समझने के लिए ऐसे समझें कि हमारे आसपास घटनाएं अनवरत निरंतर घट रही हैं, अनेक घटनाएं हर क्षण घट रही है, प्रति क्षण घट रही हैं, और हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से इन घटनाओं का अवलोकन कर पा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं। हम जब हम ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं तो हम हो गए ऑब्जर्वर, अवलोकक। हम अवलोकन कर रहे हैं घटनाओं की। तो पहली चीज़ तो कोई घटना होनी चाहिए, दूसरी, उस घटना का अवलोकन करने के लिए एक अवलोकक होना चाहिए, यानी कि वेरी फर्स्ट देयर शुड बी एन इवेंट, एंड फॉर ऑब्जर्विंग दोज इवेंट्स देयर शुड बी एन ऑब्जर्वर। तो इवेंट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द इवेंट्स, ऑब्जर्वर मेजर द इवेंट्स, ऑब्जर्वर एनालाइज द इवेंट्स। नो पॉइंट इज दिस, अब यह अवस्था बन रहा है कि आप इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो घटनाओं को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जिन घटनाओं को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इन घटनाओं के ऑब्जर्वेशंस में एक ऑब्जर्वर की भूमिका है। तो ऑब्जर्वर की अवस्था भी उस घटना की अवस्था के लिए जिम्मेवार है। मतलब घटना एक सापेक्ष चीज हो गई। एक ही घटना को अगर अलग अलग ऑब्जर्वर देख रहे हों और अलग अलग जगहों से देख रहे हों, अलग अलग समयों पर देख रहे हों, तो एक ही घटना अनेक तरह से, अनेक रूप से देखी जा सकती है, समझी जा सकती है।
9वीं कक्षा में मैं अभी आपको रेफरेंस फ्रेम की बात नहीं बहुत करूँगा या इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस की बात नहीं करूँगा। मैं केवल यह कहूँगा कि घटना की कोई निरपेक्ष स्वरूप नहीं है। देर इज़ नॉट एनी एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ इवेंट। ऑल इवेंट्स आर रिलेटिव and all events are described in terms of observer. The state of event is not ideally absolute, rather we can say that the state of event is according as the state of observer. कोई भी घटना निरपेक्ष नहीं, हर घटनाएं सापेक्ष है और वह इस बात पर निर्भर करती है कि हम घटना को देख कौन रहा है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है। यानी कि घटना, जब भी हम किसी घटना का जिक्र करेंगे, किसी भी इवेंट का जिक्र करेंगे, तो हम हमेशा यह जरूर कहेंगे या लिखेंगे कि यह घटना अमुक व्यक्ति के द्वारा, अमुक डिवाइस के द्वारा, अमुक के द्वारा ऑब्जर्व की जा रही है, क्योंकि वह घटना किसी खास अमुक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही घटना का वो स्वरूप हो सकता है। यानी कि कोई भी वस्तु गति में है या नहीं है, विराम की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, वो रेस्ट में है या मोशन में है, यह अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग बात कहेगा। उदाहरण के तौर पे हम लें, जैसे हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन चल रही है, तो हम पृथ्वी पर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन हमारे सापेक्ष विस्थापित हो रही है, जा रही है, समय के अनुसार उसका जगह बदल रहा है, समय के अनुसार उसके जगह परिवर्तित हो रहे हैं, समय के अनुसार उसकी पोजीशन बदल रही है, तो हम कहते हैं कि ट्रेन गति में है। कुछ देर के बाद यदि जब हम ट्रेन पर होते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रेन तो रेस्ट में है, मेरे लिए तो ट्रेन चल ही नहीं रही है, मैं तो ट्रेन पर स्थिर हूँ, ट्रेन हमारे सापेक्ष स्थिर है। और अपितु हम यह कहना पसंद करते हैं कि जो प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े हैं वो हमारे सापेक्ष चल रहे हैं, वो हमसे पीछे जा रहे हैं। तो जो ट्रेन आगे जा रही थी, जब मैं प्लेटफॉर्म पर, हम या आप प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, तो ट्रेन की गति थी, और जब हम ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन के सापेक्ष प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की गति मिल गई। यानी कि न ट्रेन की गति निरपेक्ष थी और न ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति निरपेक्ष रूप से विराम में था। तो निरपेक्ष रूप से एब्सोल्युटली रेस्ट में ना ही वो ऑब्जर्वर था जो प्लेटफॉर्म के साथ अटैच था, और एब्सोल्युटली ना ही वो मोशन में था जो ट्रेन के साथ अटैच्ड है। जब हम ट्रेन के साथ अटैच है तो ट्रेन इज इन रेस्ट, ट्रेन विराम की अवस्था में है। जब हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो प्लेटफॉर्म इज इन रेस्ट। तो हम जब प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो ट्रेन, हमारी प्लेटफॉर्म विराम की अवस्था में है, ट्रेन गति की अवस्था में है, और जब हम ट्रेन पर बैठ जा रहे हैं तो ट्रेन हमारी विराम की अवस्था में आ जा रही है, और प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति या दूसरी जो भी वस्तु है वो सब गति की अवस्था में आ जा रहे हैं। यानी कि इफ एनीथिंग इज इन रेस्ट और एनीथिंग इज इन मोशन, वो इवेंट का अपना स्टेट नहीं है, वो ऑब्जर्व्ड स्टेट है, किसी ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व्ड स्टेट है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं छात्र छात्राओं से यह अभी से कहूँगा कि आप इस रूप में ही सोचें। यह अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है, जिसको मैं साधारण तरीके से आप लोग को बताया। इन दिस यूनिवर्स नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। इस दुनिया में कोई भी चीज़ निरपेक्ष नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है। हम आम बोलचाल की भाषा में अगर फिजिक्स से अलग हट के भी बात करें तो हम यह कहें कि जिस भी व्यक्ति का हम या आप किसी व्यक्ति का भी आकलन करते हैं, उसके किसी बातचीत की आकलन करते हैं, उसका चरित्र का आकलन करते हैं, उसके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, तो हम हमेशा कहना पड़ेगा कि यह आकलन एक व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण में है। किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण में वह व्यक्ति कोई दूसरा नज़र भी आ सकता है और तीसरा भी नज़र आ सकता है। यानी कि कुछ भी चीज़ें निरपेक्ष नहीं है, सारी चीज़ें सापेक्ष हैं। हमें किसी भी घटना को कहीं भी बताने के लिए हमें यह बताना पड़ेगा कि यह घटना किसके सापेक्ष में बताई जा रही है और कौन इस घटना को बता रहा है। तब जाकर के हम इस अवस्था में आएंगे कि यह घटना अमोक है। तो चलिए, दो बातें तो हम समझ गए, विराम की अवस्था या गति की अवस्था। और विराम की अवस्था या गति की अवस्था यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वह कहाँ है और वह कहाँ से घटनाओं को देख रहा है। अब यदि हम किसी एक ऑब्जर्वर हमारा कहीं खड़ा है और वह किसी वस्तु को देख रहा है और उस वस्तु का स्थान या पोजीशन या जगह समय के अनुसार अगर बदल रही है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है, मोशन में है। और यदि
हम अभी देख रहे हैं आधे घंटे के बाद भी वह वस्तु वही है, 1 घंटे के बाद भी वही वस्तु है, तो हम कहेंगे कि 1 घंटे के दौरान वह विराम की अवस्था है मेरे सापेक्ष में, और उसके स्थान में कोई परिवर्तन गत 1 घंटे में नहीं हुआ है, तो 1 घंटे में यह वस्तु किसी प्रकार की मेरे सापेक्ष में गति में नहीं है। यानी कि गति होने के लिए क्या चाहिए? 2 चीज़, एक तो पोजीशन जगह और दूसरा टाइम समय, यानी कि उसकी जगह समय के अनुसार परिवर्तित हो रही है, तो हम कहेंगे कि वह वस्तु गति में है, मोशन में है। और यदि नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि वस्तु रेस्ट में है, विराम की अवस्था में है, वह गति में नहीं है। तो ये 2 बातें हो गई, रेस्ट और मोशन की हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब वह मोशन में है तो अनेक तरह के मोशंस हो सकते हैं। वह कैसे अपनी जगह को बदल कैसे रही है, समय के अनुसार उसकी जगह बदल कैसे रहा है। वह सरल रेखा पर चल रहे हैं, वह वक्र रेखा पर चल रहे हैं, वह रेक्टिलिनियर मोशन है, कर्विलिनियर मोशन में है, वो एक गति से चल रहे हैं। जैसे वह 1 सेकंड में अगर 1 मीटर दूरी तय कर रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी तय कर रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी तय कर रहा है, यानी कि हर सेकंड वह 1 मीटर ही दूरी तय कर रहा है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड की गति हम कहेंगे। और हम कहेंगे कि यह समरूप गति है, यह यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि यह हर सेकंड में बराबर 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 अपनी जगह को बदल रहा है। परंतु अगर वह 1 सेकंड में 1 मीटर, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर, उसके अगले 1 सेकंड में 8 मीटर, उसके अगले 1 सेकंड में 20 मीटर अगर दूरी तय कर रहा, तो हम कहेंगे कि नहीं, इसकी गति समरूप नहीं है, इसकी गति तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड भी था, कुछ जगह पर गति इसकी 8 मीटर पर सेकंड भी हुआ, कुछ देर के बाद इसकी गति 16 मीटर पर सेकंड हो गई। इसकी गति लगातार बढ़ रही है, इसकी वेग वृद्धि हो रही है, इसके वेग में इंक्रीजमेंट हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि यह एक्सेलरेटेड मोशन है, यह त्वरित वस्तु है। इसकी गति के मान में परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन परिवर्तन बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। अब देखिए 2 बातें आती हैं, हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। हम हर चीज़ को देखना चाहते हैं कि हम अगर कोई भी स्थान है तो वो स्थान को बताने में यह ख्याल रखना कि वह है किधर, वह नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, एक्स कोऑर्डिनेट पर है, वाई कोऑर्डिनेट पर है, फलाने की तरफ है, चिलाने की तरफ है, वो उस स्टेशन की तरफ जा रही है, स्टेशन से दूर हो रही है, स्टेशन के पास आ रही है, यानी कि एक दिशा का भी बोध होना। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं पटना से छपरा जा रहा हूँ, और छपरा से पटना जाने में जो मैं सड़क यात्रा अगर मैं कर रहा हूँ, तो सड़क में हर जगह पर उसकी दिशा बदल रही है। वह हम अगर छपरा से पटना जाने में जो सड़क पर हम डिस्टेंस कवर करेंगे वह हमारी दूरी होगी। परंतु अगर हम पटना के खास बिंदु से चले हों और छपरा के खास बिंदु पर पहुँचे हों, और वहाँ एक सरल रेखा हम खींच दें उन दोनों दूरियों के बीच में, एक स्ट्रेट लाइन खींच दे, तो हम कहेंगे कि यह मेरा विस्थापन की दूरी है, यह मेरा विस्थापन है पटना से छपरा के लिए। दूसरे शब्दों में जब आगे चल के हम सदिश पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर्स पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारी डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि दूरी में दिशा का भान नहीं होता है, लेकिन विस्थापन में, डिस्प्लेसमेंट में हमारी उसमें परिमाण भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शंस भी होगी। फॉइल for the distance there is only always magnitude। स्पष्ट तरह से आप समझ सकते हैं, सीधी सी बात है। सबसे जो न्यूनतम, सबसे कम जो दूरी होगी वो क्या होगी? वो विस्थापन का परिमाण होगा, क्योंकि विस्थापन एक सरल रेखा और सरल रेखा से छोटी कोई वक्र नहीं हो सकती है। तो हम कहें कि विस्थापन का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, किसी दूरी का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, तो हमारे बच्चे आप लोग सीधे तुरंत जवाब देंगे कि विस्थापन एक सरल रेखा की दूरी है और सरल रेखा की दूरी सबसे न्यूनतम दूरी होती है। अतः कहीं भी अगर कोई दूरी तय की जाती है तो दूरी की न्यूनतम मान विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा। द मिनिमम डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ वेरी इजी टू से, क्या है ना? या ऐसा लगता नहीं है कि हम बहुत आसान है कहना कि सबसे जो कम से कम दूरी हो सकती है वह विस्थापन की दूरी हो सकती है। इसीलिए हम लोग कभी भी आप देखेंगे गूगल मैप वगैरह पर, तो डिस्टेंसेस को देखे जाएंगे तो रोड डिस्टेंस एक बताएगा और एक एरियल रूट बताएगा। एरियल रूट का मतलब हो गया कि वो सरल रेखा में दूरी बता रहा है,
तो वह जब भी बताएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि वह डिस्टेंस ऑन रोड की जब बात करता है तो हमेशा एरियल रोड से ज़्यादा होता है। अगर सीधे सीधे हवाई जहाज या कोई भी चीज़ अगर सीधे चल रही है और सरल एक हमारा रोड भी उसी सरल रेखा पर होती, तब जाकर के हमारी दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर होते हैं। तो हमें लगता है कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आप समझ गए होंगे। समरूप, असमरूप, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आप समझ गए होंगे। अब बातें आती हैं कि अगर हमारी यह मोशन है तो हम कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी वस्तु अपने स्थान का परिवर्तन कर रहा है, समय के अनुसार उसके स्थान में परिवर्तन हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि उसके पास गति है। फिर गति या अगर खास समय में खास दूरी ही तय की जा रही है तो हम कहते हैं कि समरूप गति है, और यदि खास समय में उसकी दूरियां अलग अलग तय की जा रही है तो हम कहते हैं कि असमरूप गति है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो दो बातें हो सकती हैं, उसकी वेग में या तो वृद्धि होगी या वेग में ह्रास होगा। मतलब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि पहले 1 सेकंड में अगर वह 1 मीटर चलता है, अगले फिर दूसरे सेकंड में, मतलब दूसरे सेकंड में वह अगर 8 मीटर चलता है, तीसरे सेकंड में वह अगर 12 मीटर चलता है, तो हम लगातार कहेंगे कि 1 सेकंड में जो तय की दूरियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, तो हम कहेंगे कि वेग वृद्धि है, ये एक्सेलरेटेड मोशन। परंतु यदि वह 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करता है, अगले 1 सेकंड में वो आधा मीटर दूरी तय करता है, उसके अगले 1 सेकंड में 1/4, उसके अगले 1 सेकंड में 1/16वां भाग मीटर का तय करता है, तो हम कहेंगे कि इसके वेग में ह्रास हो रहा है, यह वेग इसका घट रहा है। तो ये वेगा ह्रास कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं, वो रिटार्डेशन में है या डी एक्सेलरेटेड बॉडी है। तो असमरूप गति अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो दो भाग हो जाएंगे। यूनिफॉर्म मोशन में एक ही भाग हो गई कि हम बराबर बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहे हैं, बराबर समय में बराबर विस्थापित हो रहे हैं। परंतु यदि हम बराबर समय में बराबर दूरियों को तय नहीं कर पा रहे हैं, हम लगातार बराबर समय में अपनी दूरियों को बढ़ाते जा रहे हैं, तो वह वेग वृद्धि है, एक्सेलरेशन है, और घटाते जा रहे हैं तो डी एक्सेलरेशन है। अब देखिए, वेग का परिवर्तन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो कोई जरूरी नहीं है कि दूरियां बदले तभी वेग वृद्धि और वेग ह्रास की, वेग वृद्धि की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें। चूंकि वेग, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी है। तो 3 केस बन सकते हैं। अगर 2 चीजें होती हैं और वह परिवर्तित हो रही हैं तो 3 तरह से वो परिवर्तन संभव है। बड़ा सीधा सा सवाल है, हमारे पास 2 वस्तु है, तो हम, जैसे हमारे पास 2 अंक है, 1 और 2, और हम बोले कि इससे पूरी अंकों को बताओ, तो हम इसमें से कितने अंक बना सकते हैं? सोचिए, इकाई के अगर अंक बनाए तो एक अंक बनेगा, 2 अंक बनेगा, 1 और 2 मिलकर के 12 बनेगा, और 2 और 1 मिलकर के 21 बनेगा, यानी कि 4 अंक बनेंगे। ठीक उसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि किसी भी चीज़ के पास अगर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शंस है, तो फिर इसके भी 4 तरीके होंगे बदलने के। केवल मैग्नीट्यूड बदले, दिशा ना बदले, डायरेक्शन नहीं बदले। मैग्नीट्यूड नहीं बदले, डायरेक्शन बदले। मैग्नीट्यूड भी बदले और डायरेक्शन भी बदले, फिर डायरेक्शन बदले, मैग्नीट्यूड बदले। लेकिन यह तीसरी और चौथी जो कथन है वह एक ही है, यहाँ अंक नहीं निर्धारण किया जा रहा है। डायरेक्शन बदले, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी बदले, मैग्नीट्यूड भी बदले, मैग्नीट्यूड भी बदले और डायरेक्शन भी बदले, यह कथन एक ही है। अतः हमारे यहाँ परिवर्तन के 3 स्वरूप हो गए, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए, डायरेक्शन में चेंज नहीं हो, तब भी एक्सेलरेशन है। मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो, डायरेक्शन में चेंज हो जाए, तब भी हमारा एक्सेलरेशन है। मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो और डायरेक्शन में भी चेंज हो, तब भी हमारी एक्सेलरेशन है। और हमारे आसपास की घटनाओं में इन तीनों तरह के एक्सेलरेशंस मिलती हैं। अब हमारी एक्सेलरेशन में इन तीनों तरह की बातें होती हैं। जैसे अगर हम एक सरल रेखा पर जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, लेकिन अगर एक सरल रेखा पर हम बराबर समय में बराबर दूरियां तय नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेटेड है। तो यह उदाहरण हो गया कि यह त्वरण में तो हम हैं, लेकिन इसमें दिशा के परिवर्तन के कारण त्वरण नहीं है, दूरियों में परिवर्तन के कारण, वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण यह त्वरण है। परंतु अगर हम सर्कुलर मोशन पर हैं या कर्विलिनियर मोशन पर हैं, हमारी गति अगर समान भी रहे, हमारी स्पीड हमारी कांस्टेंट ही रहे, लेकिन एक किसी भी कर्विलिनियर मोशन में
हमेशा जो वेग होता है वह हमेशा उसकी स्पर्शज्या टैंजेंट के लॉन्ग होती है, तो उसकी दिशा लगातार बदल रही है। वेग की दिशा तो लगातार बदलती जा रही है। तो यहाँ वेग के दिशा के परिवर्तन के कारण हमारा क्या हुआ कि वेग की दिशा परिवर्तित हुई, इस कारण से वेग वृद्धि हो गई। अब यदि यह जैसे एक हम अगर समरूप वृत्तीय गति की बात करें, जो आगे हम लोग कल की क्लास में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम बराबर बराबर दूरी में बराबर बराबर कोण या बराबर बराबर कोणीय दूरी हम तय कर रहे हैं, परंतु चूंकि उसकी दिशा का परिवर्तन लगातार हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन यदि हम सर्कुलर मोशन पे हैं, दिशा तो हमें हमेशा परिवर्तित होनी है, लेकिन यदि हम बराबर समय में बराबर बराबर कोण या कोणीय दूरी को तय न करके हम घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में कोणीय दूरी को विस्थापन को मैं तय करूं, तो मैं कहूँगा या आप कहेंगे कि यह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। खैर, हम लोग के सिलेबस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक ही पढ़ना है, इसलिए हमें यह परेशानी नहीं है कि हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आगे के वर्गों में पढ़ेंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो अभी तक जो हमारी स्थितियां बनी वह स्थितियां यह हुई कि आपकी हमारी जो मोशन को हम लोगों ने समझा। अब मोशन में प्रायः मैंने कहा कि दो चीज़ें आ रही हैं, पोजीशन और टाइम। पोजीशन बदल रहा है समय के अनुसार, तो हम कह रहे हैं मोशन में। मोशन में फिर हमने कहा कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जिस तरह से समझा, उसी तरह से हम लोग स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, while velocity is the rate of change of displacement. Distance is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, displacement is vector quantity, velocity is vector quantity, and either speed is increasing or decreasing, direction is not changed, or speed remains constant and direction is changed. In both cases the velocity changes. तो यह जो केस बनेगा यह एक्सेलरेशन हो जाएगा। आगे चल के हम लोग यह भी देखेंगे कि एक्सेलरेशन भी समय के अनुसार बदलते रहते हैं, और एक्सेलरेशन अगर समय के अनुसार बदलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन भी होता है, जिसे हम कभी कभी जर्क के रूप में जानते हैं। आम फिजिसिस्ट उसको जर्क कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन हम लोगों के हमारी जो सीमाएँ हैं अभी तक में, उसमें हम लोग एक्सेलरेशन को समय के अनुसार परिवर्तित नहीं करेंगे। तो अब हमारी चीज़ें आ गई और इतनी समझ में आ गई कि हमारा विस्थापन क्या है, हमारी दूरी क्या है, दूरी और विस्थापन में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी में फ़र्क क्या है, और एक्सेलरेशन क्या है। फिर कोई भी वस्तु एक्सेलरेटेड कब है, डी एक्सेलरेटेड कब है। तो हमें लगता है कि हमारे अभी के इस लगभग आधे घंटे के वर्ग व्याख्यान के दौरान हम अपने टर्मिनोलॉजीज़ को, अपने टर्म्स को आपको समझा चुके हैं कि हमारी वेलोसिटी या एक्सेलरेशंस क्या है। अब प्रश्न है कि हम इन चीज़ों का, हमारे इन समीकरण के क्या बनेंगे, हम इनके कैसे समीकरण बनाएंगे, हम कैसे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, हम कैसे इनको समझेंगे कि हम ग्राफ के इंटरप्रिटेशंस के अनुसार हम अपने 9th के बच्चों को किस तरह से समझा पाएंगे। इसके लिए मैं आपको बोर्ड की तरफ ले चल रहा हूँ, और यह बोर्ड पर मैं आपकी समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि कैसे हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हम यदि, जैसा मैंने आपसे कहा, और हमें लगता है कि आपको मेरी चीज़ें नज़र आएंगे कि मोशंस की जो बातें हमने की, तो मोशन में हमें लगता है कि आप चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो मोशन की मैंने आपसे कहा कि पहली हमने डिफ्रेंसिएशन किया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
फिर दूसरी बात मैंने की, स्पीड एंड वेलोसिटी, और तीसरी बात की मैंने एक्सेलरेशन। ये बातें, इन तीनों बातों में अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें हम चीज़ों को कि हमारे ग्राफ के अनुसार ये सारी चीज़ें हमारी कैसी आएंगी, तो मैंने आपसे कहा कि ये डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। जो भी वेक्टर हैं उनके पास मैग्नीट्यूड भी है और उनके पास डायरेक्शंस भी है, लेकिन जिनके पास हमारी केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शंस नहीं है, वो हमारे स्केलर के रूप में कहे जा रहे हैं। अब हम इसको, यदि इन चीज़ों को मेरे आगे के क्लास में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स मिल जाएंगे और उसमें ज़्यादा सहूलियत होगा आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक आध दिन जब तक कि वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं तब तक मैं आपको इसी वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाऊँगा, और थोड़ी आपको कष्ट जरूर होगी इन चीज़ों को देखने में, लेकिन मैं समझता हूँ कि यथाशीघ्र हम लोग इसका विकल्प निकालेंगे और हम इसको काम को करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग ग्राफिकल चीज़ों को देखें और यह 2 डायमेंशंस की बात करें, हम अगर कहीं भी खड़े हैं या हम 3 डायमेंशंस की बात करें कि यह हमारा x एक्सिस है, यह हमारा y एक्सिस है और यह हमारा z एक्सिस है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि ये मेरा स्पेस है, और हम या आप यहाँ एक ऑब्जर्वर हैं जो इसके ओरिजिन पर बैठे हुए हैं। हमारी यहाँ घटना है जो ए पॉइंट पर है और किसी समय t1 पर यह घटित हो रही है, और यह वस्तु यहाँ से चलते हुए अपनी जगह को बदलते हुए यहाँ बी पर जा रही है और t2 टाइम पे पहुंच रही है। देखिए, ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी एक घटना है, वस्तु है, व्यक्ति है जो ए बिंदु पर है, वो t1 टाइम पर है। सीधी सी बात है, यह ऑब्जर्वर जरूर कहेगा कि t2 इज ग्रेटर देन t1, क्योंकि b पर वह t1 समय के बाद है। t1, अगर हम t2 पर बातों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो t1 मेरा पास्ट है, t1 पर बात करें तो t2 मेरा फ्यूचर है। तो हम कहेंगे कि वस्तु a से चल के b तक गई है। यह जो इसका कर्वल डिस्टेंस है, यह इसकी डिस्टेंस कहलाएगी, और a से b तक की दूरी को हम मिला दें तो यह हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। यह घटना की डिस्प्लेसमेंट, तो यह डिस्टेंस है और यह डिस्प्लेसमेंट है। अब देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट a से b के तरफ है, यानी कि द पर्सन एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट a to b, and this displacement is the vector quantity and this distance is the scalar quantity। तो ये जो हम लोगों ने शुरू में कहा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यह समझना है। जैसे मैंने आपसे उदाहरण के तौर पे कहा था, और हमें हमारे बच्चों को समझ में आ गई होगी कि यदि हम लोग अपने नक्शे पर देखें, यदि हम अपने इस नक्शे पे हमारा स्पेस, अगर हम इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि यह अगर हम एक रफली कहें कि हमारा भारत है और हम यहाँ पटना में हैं और यहाँ हम दिल्ली है जो हमारी कैपिटल है, तो हम अनेक तरह से पटना से हम दिल्ली जा सकते हैं। पटना से दिल्ली जाने के लिए हम सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, या हम भाया लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंच सकते हैं, या हम भाया बनारस होते हुए दिल्ली पहुंच सकते हैं, या फिर हम पटना से गया जाएं, फिर बनारस जाएं, फिर दिल्ली जाएं, या फिर हम पटना से लखनऊ जाएं, लखनऊ से कानपुर जाएं, फिर आगरा जाएं, फिर दिल्ली पहुँचें। यानी कि हम यहाँ से पटना से दिल्ली जाने के हमारे पास संभावना है, हम किसी भी तरह से जा सकते हैं। परंतु यदि हम पटना से दिल्ली को एक सरल रेखा से मिलाएं तो हम पाएंगे कि हमारी पटना से दिल्ली की दूरियां तो अनेक हो सकती हैं, डिस्टेंसेज अलग अलग हो सकते हैं,
परंतु डिस्प्लेसमेंट यूनिक है, डिस्प्लेसमेंट एक होगा। यानी कि दो, यह बहुत सरल बात है समझना कि आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी अनंत होगी, परंतु डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक होगा, यूनिक होगा। डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम पटना टू दिल्ली, बट डिस्टेंसेज आर इनफाइनाइट वेज टू रीच एट दिल्ली इन इनफाइनाइट मैनर। यू मे रीच एट दिल्ली बाय द इनफाइनाइट वेज। तो इफ समवन इज आस्किंग, इफ कोई भी व्यक्ति पूछ रहा है कि हाउ मच द डिस्टेंस ऑफ द दिल्ली फ्रॉम द पटना, यू मे से it is your infinite, very large. But अगर someone is asking कि what is the minimum distance from the Patna to Delhi, in that very case उस समय आप कह सकते हैं कि जो विस्थापन का परिमाण है, जो magnitude of the displacement है, that is the minimum distance from the Patna to Delhi. तो मैं समझता हूं कि अब यह बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम कैसे समझें और जानें। अब यदि हम लोग अपनी चीज़ों को देखें और मैं आपके लिए सीमित करूं कि कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी घटना है, और वह वस्तु या घटना एक सरल रेखा पर चल रही है, और हम यहाँ अपनी सहूलियत के लिए हम या आप कहें कि यह एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर वह एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही है, तो अब हमारी एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही है, तो वस्तु शुरू में है कहाँ? अगर वह वस्तु शुरू में ए पॉइंट पर है, तो उसकी कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगी, वाई कोऑर्डिनेट होगी, जेड कोऑर्डिनेट होगी, कुछ ना कुछ इसके इनिशियल वैल्यू होंगे। उनको मान लिया x0, y0, z0। और यह वस्तु अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही है, यानी कि अगर हम बी पर पहुंचे हैं, तो एक बात तो तय है कि वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि एक्स की कोऑर्डिनेट केवल बदली हो गई, एक्स हो वाई हो गया होगा, एक्स नॉट एक्स हो गया होगा, परंतु वाई नॉट और जेड नॉट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। यदि हम इसको यहां कहें कि यह t इक्वल टू T1 पर की पोजीशन है और यह t इक्वल टू T2 पर की पोजीशन है, तो हम कहेंगे कि यह x0 है और यह x है, तो यह x0 से x तक गई है, यानी कि x माइनस x0 इज द डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल ऑफ टाइम T2 माइनस T1। और बिकॉज दिस इज वन डायमेंशनल मोशन, यह केवल एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है, तो डिस्टेंस जो होगा वह भी हमारा कवर्ड x माइनस x0 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि अगर वन डायमेंशनल हमारी कोई केसेज है, तो वन डायमेंशनल केसेज में हमारी वह चीज़ें डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम वैल्यू डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस या मोशन अलोंग द वन डायमेंशंस अगर हमारी हो रही है तो कैसे हो रही है। अब यदि चूंकि मैंने आपसे कहा कि किसी भी घटना को बताने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, एक तो उसका पोजीशन यानी कि स्पेस, और दूसरा समय। घटना के बारे में मैंने आपसे कहा कि घटना का कोई भी निरपेक्ष स्वरूप नहीं होगा, घटना का एक सापेक्ष स्वरूप होगा। कोई भी घटना किस ऑब्जर्वर के द्वारा घटना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस आधार पर ही हम घटना के बारे में कह सकते हैं कि कोई वस्तु वह रेस्ट में है या कोई वस्तु गति की अवस्था में है। जैसे मैंने आपसे उदाहरण के तौर पे कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो उसके लिए ट्रेन गतिमान है, लेकिन जब आप या हम ट्रेन में बैठ जाते हैं तो ट्रेन हमारे लिए विराम की अवस्था में चली आती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति हमारे लिए गतिशील हो जाता है। यानी कि इवेंट कभी भी निरपेक्ष नहीं होता, इवेंट हमेशा सापेक्ष होता है। और इवेंट जब भी बोलेंगे, किसी घटना को बोलेंगे, तो बिना ऑब्जर्वर का रेफरेंस दिए हुए हम अपनी घटना के बारे में नहीं बता सकते कि हमारी घटना क्या है। अब मैं हमारे बीच हमारे जो आगे के क्लासेस के
इन आईसीटी से जुड़े हमारे यहाँ पे स्टाफ होंगे, हमारे मित्र होंगे, डॉक्टर मनोहर शर्मा जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि आप ज़रा मेरा मोबाइल पकड़ें और मुझे इस क्लास को लेकर के संपादित करने में मदद करें। और आगे यह मेरे लिए आप लोगों के लिए जो वीडियो होगा वह मनोहर जी बनाने के में सहयोग करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आने के बाद ये ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ों को हम लोग आप तक पहुँचाएँगे। मैं आपसे आगे चल के डॉक्टर मनोहर शर्मा से भी परिचय कराऊँगा, जो कि इस पूरे वर्गों के संपादन में हमारी मदद करते रहते हैं। और मैं अपने पत्नी डॉक्टर बबीता सिंह को भी धन्यवाद दूं, जो हमारे क्लास लेते वक्त हमारी सारी चीज़ों का ख्याल रखती हैं और हमारे वर्ग संपादन में हमेशा सहयोग करती हैं, और मुझे उत्साहित किया कि आपको भी हमारे बच्चों के लाभ है तो कुछ वर्ग लेना चाहिए, और उनके ही इनिशिएशन से मैं इस तरह के वर्ग का संपादन करता हूँ। तो मैं अपने सभी शुभचिंतकों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम अपने मित्रों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं जयजीत सिंह का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो कल रात में उन्होंने, मैं डॉक्टर रविंदर सिंह का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे कल रात से ही उत्साहित किया कि आप ऐसे वर्क करें, हमारे बच्चों को बहुत लाभ होगा, और आप लोगों को उत्साहवर्धन से मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। खैर, धन्यवाद। मैं इस तरह की बातें फिर आगे मैं करता रहूँगा, लेकिन अभी मैं फिर वर्ग पर अपने को केंद्रित करूँ। तो प्रश्न ये उठता है कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग अगर ग्राफिकल मेथड्स for understanding of motions। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि यह अगर हम x एक्सिस मान लें और हम x एक्सिस के अलोंग टाइम को रखें, यह हमारी पोजीशन हो गई और यह हमारा टाइम हो गया, और यहां हमारा ऑब्जर्वर O है। सीधी सी बात है, यदि कोई घटना हमारे ऑब्जर्वर t = 0 पर एक खास पोजीशन x0 पे है, हमसे आगे है और x0 दूरी पर है, और वह समय आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। देख रहे हैं आप, 0 टाइम पर भी वही है, अगले 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, 2 घंटे, 10 घंटे, लेकिन वह अगर हमसे 10 मीटर आगे खड़ा है तो वह 0 सेकंड पर भी 10 मीटर पर है, 1 सेकंड पर भी 10 मीटर पर है, 2 सेकंड पर भी, अगर यहाँ हम 1 सेकंड मान लें, ये टाइम इन सेकंड को मैं कहूँ, और ये x0 अगर हम 10 मीटर के रूप में मैं लूँ, तो आप देख रहे हैं कि 1 सेकंड पर भी यह 10 मीटर पर है, फिर अगले 2 सेकंड पर भी यह 10 ही मीटर पर है, फिर अगले 3 सेकंड पर भी यह 10 ही मीटर पर है, यानी कि इसके पोजीशन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और समय बदल रहा है। आप सोचिए, हम और आप अभी खड़े होकर के मेरे सामने मनोहर जी हमारा वीडियो बना रहे हैं, हम लोग उसका कर रहे हैं, तो हमारे और मनोहर के बीच गत 2-3 मिनट से जब से वीडियो बना रहे हैं, न इनकी स्थान मेरे सापेक्ष परिवर्तित हुआ है और न मेरा स्थान इनके सापेक्ष परिवर्तित हुआ है। तो हम कहेंगे कि मेरे लिए मनोहर जी स्थिर है, और मनोहर जी बोलेंगे कि सर मेरे लिए स्थिर हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, सापेक्ष में विराम की अवस्था में, हमारे बीच किसी तरह की गति नहीं है। तो यह हम क्या कहेंगे कि बॉडी इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो ये विराम की अवस्था हो गई, बॉडी इज इन रेस्ट और ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो अगर किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, इट मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेस्ट? इफ एनी ऑब्जेक्ट और इफ एनी फिजिकल इवेंट और इफ एनीथिंग is in rest, it implies there is not any change of position with respect to the time of that very object। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं कर रहा है तो वह बॉडी रेस्ट में हम कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। यह ख्याल रखेंगे, जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा, हो सकता है किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वह मोशन में हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वेरी ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्वर हु इज ऑब्जर्विंग दैट वेरी इवेंट। नाउ अगर कोई लड़का कहता है कि सर क्या आप ग्राफिकली यह बात कह सकते हैं कि यह अगर पोजीशन हो और यह अगर टाइम हो, तो क्या यह समय संभव है कि 1 सेकंड पर कोई अगर ओरिजिन के पास है और वह हमेशा उसकी जगह बदले लेकिन समय नहीं बदले?
आप सोचिए, बड़ा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जगह बदल रहा है, समय नहीं बदल रहा है। अरे वाह, अभी हम यहीं हैं, अभी हम छपरा हैं, अभी हम पटना हैं, अभी अमेरिका हैं। क्या यह संभव है कभी कि जगह बदल जाए और समय नहीं बदले? मेरे छात्र छात्राओं, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। समय परिवर्तित होना है, समय को रोक नहीं सकते। जगह हमारे रेस्पेक्ट में कभी भी एक हो सकती है, उसमें बदलाव नहीं ला सकते, यह संभव है। लेकिन समय हमारे हाथ में नहीं है। समय का परिवर्तन शाश्वत है, यूनिवर्सल है। नोबडी कैन चेक द टाइम, टाइम को कोई नहीं रोक सकता। यानी कि यह ग्राफ कभी संभव ही नहीं है कि समय स्थिर हो जाए, समय नियत हो जाए और जगह बदल जाए। तो यह इम्पॉसिबल ग्राफ है। यह कभी भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह ग्राफ पूछा जाता है। इम्पॉसिबल ग्राफ है, यह कभी भी संभव नहीं है। कि क्या संभव नहीं है? कि समय वही रहे, 1 सेकंड पर ही हम गोड़िया कोठी में हैं और उसी टाइम पर 10 बजे, आज की तारीख में मैं अगर बृहस्पतिवार को मैं 4 बजे या 3:30 बजे गोड़िया कोठी में हूं और 3:30 बजे में ही पटना में भी हूं और उसी 3:30 बजे में दिल्ली में भी हूं। आप कल्पना करो, यह कौन सी घटना है? क्या यह कभी भी एक वास्तविक घटना होगी? यह काल्पनिक बातें हो जाएंगी। इसलिए यह कभी संभव नहीं है, यह ग्राफ कभी संभव नहीं है कि पोजीशन बदले, टाइम नहीं बदले। देखिए, यह ख्याल हमेशा रखिएगा। यह अब आगे चल के भी इस ग्राफ पर आप लोगों से डिटेल में बात करूंगा कि यह कभी संभव ही नहीं है कि समय को हम फिक्स्ड कर दें। हम पोजीशन फिक्स्ड कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वर की पोजीशन फिक्स्ड कर सकते हैं, हम इवेंट की पोजीशन फिक्स्ड कर सकते हैं और समय में बदलाव ला सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि विराम की अवस्था है। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि टाइम को फिक्स्ड कर दें और पोजीशन बदलते रहें। यह कभी संभव नहीं। तो यह तो एक बात हो गई। अब आए हम इसी पोजीशन और टाइम के लिए। यह हमारी पोजीशन हो गई और यह हमारी टाइम हो गई। हमने y एक्सिस पर पोजीशन को रखा और x एक्सिस पर टाइम को रखा। यह हमारा ऑब्जर्वर है और हमारी घटना भी कैसी कैसी घटना है। अब देखिए, हमारी घटना मैं अब आपको यहां से दिखा रहा हूं। यह ग्राफ नंबर 1 हो गया, यह घटना ग्राफ नंबर 2 हो गया, यह घटना ग्राफ नंबर 3 हो गया, यह घटना ग्राफ नंबर 4 हो गया, यह घटना ग्राफ नंबर 5 हो गया, यह घटना ग्राफ नंबर 6 हो गया, यह घटना ग्राफ नंबर 7 है। देखिए, एक साथ आपको थोड़ा सा लगेगा कि तो बड़ा ही आपने सर बहुत सारे ग्राफ है, 1 2 3 4 5 6 7 ग्राफ को आपने ड्रॉ कर दिया और आप कहना क्या चाह रहे हैं। मेरे विद्यार्थियों, इन अगर ग्राफ को आप समझ जाओगे तो गति के समझने में बहुत ही सहूलियत होगी। पहले ग्राफ को ग्राफ नंबर 1 को हम ध्यान से देखें। यह तो वही ग्राफ है जो कुछ देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है कि इसमें समय के अनुसार बस स्थान नहीं परिवर्तित हो रहा है। यहाँ अगर x0 दूरी पर अहेड हमारी घटना है और उसी दूरी पर लगातार बनी हुई है और यह ऑब्जर्वर देख रहा है कि उसकी वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है और समय परिवर्तित हो रहा है, यानी कि हमारा 1 जो है वह इसको कहेंगे स्टेट, रेस्ट स्टेट हमारी है, विराम की अवस्था है। यह 1 हो गई। 2 को देखें, जहां हमारा ऑब्जर्वर है वहीं से घटना शुरू हुई, जहां ऑब्जर्वर है वहां से घटना शुरू हुई और हम देख रहे हैं कि यदि यह एक सरल रेखा है तो हमारी समय परिवर्तित हो रहा है तो हमारी जगह भी बदल रही है, समय परिवर्तित हो रहा है, जगह भी बदल रही है, लेकिन बराबर बराबर समय में हम बराबर बराबर दूरी तय कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यह हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? जरा इसको जरा ऐसे समझे। यह हमारी पोजीशन है, यह हमारी इसकी पोजीशन हम y एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका यह टाइम इंटरवल है। तो हम किसी पर बिंदु पर भी हैं, अनुपात यह अगर हमारी पोजीशन का चेंज डेल, यहां पर x में परिवर्तन है
और टाइम में परिवर्तन है, तो यह कोण अगर थीटा है तो tan थीटा का मान लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस P बाई बी होता है। तो P बाई बी में यह डेल्टा x बटा डेल्टा t है, जो आम बोलचाल की भाषा में हम स्लोप कहते हैं। तो इसका मतलब है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, यानी कि जो tan थीटा है, वह हमेशा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को बतला रहा है। और चूंकि हम किसी भी बिंदु पर है तो इसके स्लोप बराबर है, तो हम कहेंगे कि जो ग्राफ 2 है वह कांस्टेंट स्लोप का है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। हम यहां अब ग्राफ हमारा 2 भी क्लियर हो गया। अब जरा ग्राफ 3 को देखें। यहां देखें, हम अलग अलग समय पर देख रहे हैं कि इसकी पोजीशन एक तरह से नहीं बदल रही है, तो हम कहेंगे कि यहां पर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी हमारी बदल रही है। और वेलोसिटी हमारी जो बदल रही है उस आधार पर हम कहेंगे कि वेलोसिटी तो बदल रही है, लेकिन tan थीटा का मान भी हमारा लगातार बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी यहां इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है, यानी कि यह एक्सेलरेशन का केस है, यह एक्सेलरेशन हो गया, हम एक्सेलरेटेड है। तो ग्राफ 3 हो गया। अब जरा चलें हम ग्राफ 4 के तरफ जाएं। कहां है हम? यह हमारा ग्राफ 4 है। यहां आप देख रहे हैं कि स्लोप पहले ज्यादा है, फिर स्लोप घट रहा है, लगातार स्लोप घट रहा है, यानी कि ग्राफ 4 जो है वह वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, यानी कि यह डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन है। और यह 3 जो ग्राफ हैं वह केवल रिपीटेशन है। फर्क क्या है कि इन 3 ग्राफ में या फिर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, या एक्सेलरेशन है, या डी एक्सेलरेशन है, लेकिन इसमें घटना ओरिजिन या ऑब्जर्वर के पोजीशन से नहीं घटती हुई, हम घटना x0 पोजीशन से घट रही है। यानी कि x वर्सेस टाइम ग्राफ में हमारे बच्चों को याद रखना होगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप मिलेगा, अगर x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर डाला गया है और टाइम अगर x कोऑर्डिनेट पर डाला गया है, तो वैसी अवस्था में इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा वेलोसिटी देगा। और यदि हमारी स्लोप कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्लोप बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है। और स्लोप अगर घट रही है पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो हम कहेंगे कि डी एक्सेलरेशन है। हम समझते हैं कि आप लोगों को यह भाग आप लोग को अच्छी तरह से भली भांति समझ में आ गया होगा कि हमारी पोजीशन टाइम ग्राफ से कैसे हम वेलोसिटी को समझेंगे, कैसे समझेंगे कि वस्तु हमारी एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड है। अब मैं बच्चों से एक प्रश्न के रूप में यहाँ मैं कहूँ कि आपको कोई भी एक ग्राफ दिया गया है, यहाँ या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, x वर्सेस t, और यह ग्राफ आपको दिया गया है कि और मैं कहूं कि आप इसके बारे में मुझे कुछ बताएं, तो जो मैंने अभी आपको जानकारी दी उसके आधार पर तुरंत आप कह सकते हैं कि इवेंट चल कहां से रहा है, t=0 पर x 0 है और इसका स्लोप कांस्टेंट है, यानी कहेंगे कि a बिंदु तक जाने में, यानी कि t1 टाइम तक जाने में वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। और t1 टाइम के बाद इस वस्तु के पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका जगह परिवर्तित नहीं हो रहा, लेकिन टाइम बढ़ रहा है, तो आप कहिएगा आफ्टर टाइम t1 ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो आप कहिएगा अगर t लेस देन t1 और इक्वल टू t1 वेलोसिटी कांस्टेंट। While t is greater than t1 object is in rest, object will be in rest।
अब हमें समझते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ में आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और आप मज़े में कर सकते हैं कि कब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, स्लोप अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो आप कहिए कि वह रेस्ट में है। तो हम समझते हैं कि यह आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या चीज़ है। अब आप यहाँ से आए, अब यदि हम इसी चीज़ को वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में लें, वेलोसिटी को एक्स एक्सिस पर रखें और टाइम को एक्स एक्सिस पर रखें और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर रखें, सॉरी, और ऑब्जर्वर हमारे यहाँ प्लेस्ड है। ठीक उसी तरह से हम बात करें, अगर कोई वस्तु की एक वेलोसिटी है u और यह ग्राफ 1 है या ग्राफ a है हम कहें, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु अलग अलग समय पर एक ही गति में है, यानी कि यह कांस्टेंट वेलोसिटी है ग्राफ। हियर फॉर द ग्राफ ए t इक्वल टू 0 पर भी u है, t इक्वल टू t1 पर भी u है, t इक्वल टू t2 पर भी u है। देख रहे हैं ना, समय बदल रहा है लेकिन वेग के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वेग नहीं बदले और समय बदले तो हम क्या कहेंगे कि जब बदलाव नहीं हो रहा तो वेग नियत है, कांस्टेंट है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन अगर दूसरा ग्राफ मैं लूं, यहां यह स्ट्रेट लाइन B और यह कोई भी एक B ग्राफ का P पॉइंट है, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं और यह t इक्वल टू t टाइम है और यहां t इक्वल टू 0 टाइम है, तो देखिए यह अगर थीटा है तो इसमें यहां अगर इसकी वेलोसिटी t इक्वल टू t पर वेलोसिटी इसकी v है तो v तो u से बड़ी है, यानी कि u बदल रहा है और u बदल रहा ही रहा, u बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेटेड है। तो आप देखिए यह दूरी आपकी कितनी हो गई, यह दूरी u है, यहां से यहां तक की दूरी आपकी कितनी है, v है। तो फिर बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं कि यह दूरी कितनी होगी, तो यह पूरी दूरी v है, यह दूरी u है, तो इस दूरी में से यह वाली दूरी अगर मैं पूछूं कितनी है तो यह v माइनस u है। यह यहां से v है, यहां से यह u है, तो यह दूरी v माइनस u हो गई। और यहां टाइम 0 है और यहां टाइम t है, तो यह दूरी कितनी हो गई, t माइनस 0 हो गई। तो इस त्रिभुज में आप देखिए, इन दिस वेरी ट्रायंगल tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर इज v माइनस u एंड बेस द t माइनस 0। तो यह अगर v माइनस u बटा t माइनस 0 है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वह किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है, क्योंकि वह एक्सेलरेशन की परिभाषा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यह v माइनस u, दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी। और किसी चीज का रेट निकालने का हो, जब भी कहीं दर निकाला जाता है तो समय से भाग दे दिया जाता है। तो कहीं भी लाइफ में अगर कोई रेट पूछे कि किसी चीज का रेट कैसा है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी वस्तु को खरीदने जा रहे हैं, क्या रेट है भाई, अब तो कहता है कि 12 रुपये दर्जन। तो 12 रुपये दर्जन का मतलब एक दर्जन में कितनी क्वांटिटी हो गई किसी चीज की, 12। तो एक वस्तु के कितनी दाम हो गए, एक रुपया। तो 12 रुपये दर्जन है, तो क्या करते हैं, 12 को 12 से भाग दे देते हैं, तो कितना बचा, 1। यानी कि कहीं भी रेट निकालना हो हमें, तो रेट निकालने के लिए टाइम से भाग देना पड़ता है। तो हमारी स्लोप जो हो गई और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गई, और यह v माइनस u बटा t माइनस 0 हो गई।
तो यह हमारी, अब स्लोप को अगर हम एक्सेलरेशन कहें तो माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ से लिखूंगा कि v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और तब हमें समीकरण मिलेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमारे मोशन का पहला इक्वेशन कहा जाता है। और हमारे बच्चे प्रायः इस समीकरण को हमेशा v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूव करते रहते हैं। और यह ग्राफ से हम लोगों ने, मैं मनोहर जी से कहूँगा कि ज़रा नज़दीक से ऊपर से फिर एक बार और जाएं जहाँ मैं बताऊं। अब मैं आज के क्लास को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मनोहर जी से कहूँगा कि वो नीचे की तरफ चलते जाएंगे। या वेलोसिटी हमने y एक्सिस पर रखा, टाइम को x एक्सिस पर रखा, और वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ हमने प्लॉट किया। दो ग्राफ लिया, a लिया और एक b लिया। a वाले में t इक्वल टू 0 पर भी वेलोसिटी u है और t इक्वल टू t पर भी u है, यानी कि किसी तरह की वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यह ग्राफ a कांस्टेंट वेलोसिटी से जो एक ऑब्जेक्ट जा रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर ग्राफ v में देखें तो हम देख रहे हैं कि हमारी टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी इसकी वेलोसिटी का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है समय के साथ, तो यह एक्सेलरेशन का केस है। या p बिंदु पर जब जा रही है t इक्वल टू t पर, तो उस समय इसकी वेलोसिटी अगर v है तो t टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, द चेंज ऑफ इन द वेलोसिटी इन द इंटरवल ऑफ द टाइम t इज v माइनस u, and that is represented by tan theta, that is a perpendicular pi base in this very triangle, and this is given by v minus u by t. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें ख्याल रखना है, मेरे छात्रों से मैं आग्रह करूंगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें ख्याल रखना है कि स्लोप जो होगा वह हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि एक्सेलरेशन की डिफिनीशन है, इट इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर नीचे हम जाएंगे तो अगर यहाँ से tan थीटा का मान रखें तो एक्सेलरेशन को अगर a से रिप्रेजेंट करें तो a बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी माइनस 0 हो गया। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और v बराबर u प्लस ए टी, जो हमारा एक इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो हम समझते हैं कि आज 1 घंटे के क्लास में 1 घंटा 2 मिनट लगभग यह क्लास हुआ। हमने आपको प्रयास किया कि मैं आपके पहला चैप्टर 9th क्लास के पहले चैप्टर का मोशन का आधा भाग में पढ़ा सकूं, तो मैंने आधा भाग पढ़ाया। पुनः मैं हम लोग कल मिलेंगे और कल हम इसके आधे भाग को करेंगे। जैसा मैंने कहा कि आपके 9th क्लास का पूरा सिलेबस हम 10 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। मैं एक बार मैं अपने मुझे सारे सहयोगियों को, मित्रों को मैं धन्यवाद दूं। सारे छात्र छात्राओं को जो मेरे लिए इस वीडियो को देखेंगे, मुझसे इस वीडियो से लाभ उठाएंगे, उन सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पुनः हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।